बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया के साथियों का आप यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से पहले तो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, वो इख्तिताम पजीर हुआ, तो उसके बाद जो जॉइंट सिटिंग थी पार्लियामेंट की आज वो हुई और उसमें चंद बिल्स जो थे वो पेश किए गए और वो पास किए गए। इस तमाम पीरियड के दौरान आप सब जानते हैं कि कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक ऐसा हादसा जिसको देखकर और जिसके मनाज़िर ख़ुसूसन जब देखे जा रहे थे तो पाकिस्तान में जो किसी भी इलाके में बैठा था उसे तकलीफ़ हो रही थी, हम सब को तकलीफ़ हो रही थी। और इस हादसे पर जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम होगा। हम सब इस वक्त उन तमाम लवाहिकीन के साथ हैं और उनके दुख में, उनकी तकलीफ़ में बराबर के शरीक हैं जिन्हें इतने बड़े सानहे से गुज़रना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख की घड़ी है। ये वाक़या कहीं भी पेश आता हर पाकिस्तानी इसी तरह महसूस करता, उस तकलीफ़ को यही फ़ील करता। कराची के एतबार से बात की जाए तो पहली मरतबा ये आग कराची के किसी प्लाज़ा में या मार्केट में नहीं लगी है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान के यूँ तो ये वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन कराची की अगर बात की जाए तो ऐसे वाक़यात पहले भी पेश आए हैं। आज एक करारदाद भी पास हुई है कौमी असम्बली पे जिसमें तकलीफ़ का, दुख का इजहार किया गया है और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले से बात की गई है उसका जवाब तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जब से ये वाक़या हुआ है आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की बेशक वो हुकूमत है, लेकिन पार्टी के जो फ़िलासफ़ी और आइडियोलॉजी है उसके तहत काम करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी को एहसन तरीके से हुकूमत सिंध निभा रही है। डे वन से, दिन हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, हुकूमत से सिंध की नुमाइंदगी जाए वक़ूआ पे मौजूद है और उससे ज़्यादा जो काम करने के हैं वो काम कर रहे हैं। जो उन्हें दुश्वारियाँ पेश आई हैं वाक़े के दिन उसका भी उन्होंने इजहार किया और अफसोस थोड़ा सा इस पर ज़रूर मुझे ये हुआ और आज हमारी पार्टी से भी इस पर बात हुई है ऐवान पे कि इस पर जो सियासत जिस तरीके से की जा रही है, जो पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है वो काबिल अफसोस है, बल्कि मैं तो कहूँगी काबिल मज़म्मत है, क्योंकि ये एक तरफ इतना तकलीफ़ दह वाक़या है और दूसरी जगह आप उस हादसे पर बात करते करते निकल पड़े हैं 18वीं तरमीम की तरफ। उस पर बात करते करते आप निकल पड़े हैं पाकिस्तान के करिकुलम के ऊपर और हद तो ये हो गई कि कल एक वफाकी वज़ीर ने बहुत ही नामुनासिब और मैं कहूँगी गैर आइनी बात की कि उन्होंने सिंध के एक शहर को वफाक से कहा कि अपने कब्ज़े में ले लें। मतलब हम जानते हैं कि आप कब्ज़े की सियासत करते रहे हैं, हम जानते हैं कि आपका क्या सियासी बैकग्राउंड है और हम ये भी जानते हैं कि आपने ख़ुद ही अपने उस सियासी बैकग्राउंड को एक्सपोज भी किया है। मैंने नहीं किया, मैंने उस पर एतराज़ किया है। मेरी जमात ने भी हमेशा तशद्दुद की सियासत, इंतशार की सियासत, नफ़रत की सियासत पर एतराज़ किया है, लेकिन आपने तो वो सियासत की और फिर उसको खुद एक्सपोज भी किया, नाम ले लेकर। आज जितने भी लोग उस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, MQM मैं कह देती हूँ, रखने वाले बैठे हैं, वक्तन फ़वक्तन उन सब ने एक दूसरे पर चार्जशीट दी है। जो मौसूफ कल कुछ बात कर रहे थे उन्होंने उन पर भी दी है जो आज रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे और उनके दाएं बाएं जो बैठे थे। तो ये हमारे कहने की बातें नहीं है, ये आपके करने और फिर उस पर बात करने और कहने की बातें हैं। और इस तरह की बात करके आपने कई लोगों के एहसासात को मजरूह किया है, हमें तकलीफ़ पहुंचाई है। कभी आप कभी आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन को कुछ समझते ही नहीं हैं। ये भी मैंने सुने हैं इनके बयानात, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है।
اور بار بار ہمیں انہیں یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ اس ملک کا آئین جو متفقہ آئین ہے اس آئین پر تمام لوگوں کو اتفاق اور اعتماد ہے، اور آپ بار بار ایسی باتیں کر کر آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جدوجہد کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں جنہوں نے ہر وقت اس ملک کو متحد رکھا، اکٹھا رکھا، چاہے وہ آپ کے ہی دور کے دنگے ہوں یا آج کے دن کی یا ماضی کی بھی دہشت گردی کی واقعات اور کاروائیاں ہوں۔ تو ہم مل کر کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہمارے اس ملک کی ضرورت ہے۔ میں کل جو وفاقی وزیر کراچی میں بیٹھ کر جس طرح کی لفاظی کر رہے تھے اور جو انہوں نے باتیں کی بالخصوص کراچی کے اسٹیٹس کے بارے میں اور اس پہ قبضے کے بارے میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ بہت ہی مجھے افسوس ہوا، کاش کہ آپ اپنے گزشتہ ادوار کی پرفارمنس کی بات کرتے، کاش کہ آپ بتاتے کہ جب آپ یہ دھندناتے پھرتے تھے کہ ہم کراچی کے مالک ہیں تو آپ نے کیا کیا مالک کی حیثیت میں، کیونکہ میں تو نہیں کہتی ہم مالک ہیں، کبھی بھی میں اپنے حلقے کے لیے بھی نہیں کہتی میں مالک ہوں، میں نمائندگی کرتی ہوں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن آپ کہتے رہے ہم مالک ہیں، اور متعدد بار آپ نے یہ کہا کہ ہم مالک ہیں، تو آپ نے اس حاکمیت کے دور میں، اس حکمرانی کے دور میں جو مالکی کی ہے وہ بھی بتا دیتے، آپ اپنی مالکی کا ذکر کر دیتے۔ کراچی میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ پہلے بھی آگ لگی ہے، آپ سب جانتے ہیں، بلدیہ کا واقعہ آپ لوگوں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگلے دن ہمارے ایک آنریبل رکن قومی اسمبلی نے بتایا کہ 360 لوگوں کو بند کر کے زنجیریں باندھ کر دروازوں کے اوپر لوگوں کو زندہ جلایا گیا، اور لوگوں کو بچانے کے لیے بھی اگر کوئی آگے گیا تو اسے روکا گیا۔ ظلم کی انتہا ہوئی ہے، وکلا کو زندہ جلایا گیا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، بولٹن مارکیٹ جلی ہے، کیمیکل ملا ہے جائے وقوع سے، عاشورہ کا وقت تھا، وہ ایسی اذیتوں سے گزرے، لیکن پھر بھی سے تھر جاتا ہے تو وہ بھوکا بچہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ میرے گاؤں میں لوگ آئے کہ جی ہمیں ننگے بھوکے لوگ دکھائیں، میں نے کہا نہیں ہے یہاں، بولا نہیں ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ سندھ میں ننگے اور بھوکے لوگ ہیں۔ آپ ایک پورے صوبے کو جس طریقے سے ذلیل و خوار کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اگر بچہ تھر میں بھوکا مرے گا تو مجھے دکھ ہوگا، اور اگر بچہ کے پی میں بھوکا مرے گا مجھے تو بھی دکھ ہوگا، اور بچہ لاہور کی سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہوگا مجھے تب بھی دکھ ہوگا۔ میل نیوٹریشن اگر ایک مسئلہ ہے تو وہ پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو مورٹیلٹی ریٹ بھی بتایا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہ سندھ کا مورٹیلٹی ریٹ بچوں کا آج سب سے کم ہے، اور اسی وجہ سے جو ایوریج مورٹیلٹی ریٹ ہے پاکستان کا وہ نیچے ہے۔ تو سندھ کی کنٹریبیوشن بتاتے ہیں تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو کسی سے کوئی داد نہیں مانگی نا بھائی، ہم نے نہیں اپنے شادیانے ڈھول بجائے، اب تھوڑی کوشش کی کہ جی آپ لوگوں کو اعتماد میں لے کر یہ بتا دیں کہ جو آپ بیجا تنقید کرتے ہیں، کریں تنقید کرنے کا سب کو حق ہے، جمہوریت یہی حسن ہے جمہوریت کا، کریں، ہم 100 بسم اللہ آپ کی تنقید لیں گے مگر بیجا نہیں، پہلے سنیں ہم نے کیا کیا ہے اس کے بعد کہیں، یہ نہ کہیں کہ سندھ میں بھوک ہے، مفلسی ہے، بھوکے بچے ہیں، سندھ میں ہریالی نہیں ہے، بنجر ہے، ایسا نہیں ہے۔ سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے، محبتوں کی سرزمین ہے، محبت دیتی ہے، ویلکم کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی شہر میں پورا پاکستان بسا ہوا ہے، پورا پاکستان، ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے، میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں۔ آپ کو پاکستان کی ہر بولی کراچی میں بولنے والا نظر آئے گا۔ ہے اس آئین کے اندر مائیگریشن لاز، کبھی اس پہ کام نہیں ہوا ہے، اور جتنا انفلکس آج کراچی میں ہے اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں اس کی ترقی کی طرف وفاق میں بیٹھے لوگ، لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے کراچی کے اوپر، پانی دینا نہیں کراچی کو، K4 کے منصوبے پہ کون بیٹھا انتظار کر رہا ہے؟
बड़ी बड़ी चीज़ें तो कर जाते हैं आप, मगर पानी का मंसूबा जब वफाक की जिम्मेदारी आती है तो आप कर नहीं पाते। जहाँ जहाँ आपकी जिम्मेदारी है आप कर नहीं पाते, और जहाँ जहाँ आपने पीछे से किवार करना है वो आप करवा जाते हैं बयानबाजी के जरिए। क्या हमें नहीं समझ आ रही? हमें समझ नहीं आ रही आप क्या कर रहे हैं? तो किसी और वक्त ये कर लेते तो हम फिर भी जवाब देते, लेकिन आपने बहुत गलत वक्त ढूंढा, बहुत गलत टाइमिंग थी आपकी। मेरे अपने हल्के में प्रोग्राम्स थे, मैंने कैंसिल किए। मैं हालांकि मैं सांगड़ में हूँ, 4 घंटे दूर हूँ कराची से। मैंने अपने प्रोग्राम्स कैंसिल किए कि नहीं, ये वक्त नहीं कि हम जाके अपने वहाँ पर जलसे करें या कॉर्नर मीटिंग्स करें, अपने प्रोग्राम्स करें। तो देखिए, हर इंसान अपने तरीके से रिएक्ट करता है। हमने अपने तरीके से रिएक्ट किया, आपने अपने ज़र्फ से रिएक्ट किया। आपने अपने ज़र्फ से ऐसे रिएक्ट किया कि आपने बोगस का भी इजहार किया और आपने अपने एजेंडा को भी फर्दर किया। तो ये आप लोगों के साथ मैंने थोड़ा अपना दुख शेयर करना था। और आज आपको पता है कि यहाँ कुछ लेजिस्लेशन हुई है, आपके सामने है। मामलात बहुत सारे थे जो मैंने पहले भी वक्तन फ़वक्तन डिस्कस किए हैं। PIA के हवाले से आज भी हमारी कंसर्न है कि क्यों नहीं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अच्छे मॉडल के ज़रिए किया जाता। बेहतर ये है, सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे हमने आपको बताया कि ग्लोबल रिकग्निशन मिली है सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को, और इससे हमें कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। एक लंबी फहरिस्त बिलावल साहब ने पेश की है कि जी ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो हकायक बयान करते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है। जिम्मेदारी निभाते हैं, कराची में आपको जगह नहीं मिलती बीच में आने की कहीं, क्योंकि कॉम्पनसेशन का ऐलान हो गया, रिलीफ एफर्ट हो गया। देखिए, इतनी बड़ी आग थी कि जिन लोगों ने पहले आग देखी है वो कहते हैं हमने ऐसी आग पहले नहीं देखी। ठीक है, और ऐसे मौक़ों पर यकीनन आपको पता चलता है कि कहाँ मज़ीद बेहतरी की जा सकती है। ये हर जगह होता है, हर जगह होता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आग लगती है। ये नहीं है कि वो बरी हैं, बल्कि हमने मेरा ख्याल है पिछले बरस ही कैलिफोर्निया की जो आग देखी थी, और हमने अमीर तरीन लोगों के घर वहाँ झुलसते देखे। अमीर तरीन, क्योंकि जहाँ वो आग लगी थी वहाँ अमीरों के घर थे। वो आग की लपेट में ऐसे आए कि पता भी नहीं चला। तो ये तो हमने नहीं सुना उसके बाद कि इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना दिया अमेरिका के अंदर। उन्होंने भी अपनी कमी कोताहियों को समझा होगा, देखा होगा आग को आइंदा कैसे रोका जाए, और इस नौयत की आग लगे तो क्या किया जाए, उन्होंने भी सोचा होगा। तो अब सिंध के लोग भी, सिंध हुकूमत भी सोचेगी। और बहुत मैं समझती हूँ जिस तरह वो ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है, मतलब CM साहब ने ये तक कहा कि जी कार्रवाई से पीछे नहीं हटा जाएगा अगर इसमें किसी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में, और इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने बाकायदा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया है। जहाँ जहाँ हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स होंगी पाकिस्तान में, उनकी मदद लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये कोई अपने तई रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे, कोई आई वॉश नहीं होगा, हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली होगी, हर चीज़ जो है वो शफाफ तरीके से होगी। और इसमें अगर कोई कोताही इदारे की होगी या किसी और जिम्मेदार की होगी तो उसको उसी हिसाब से, उसी तरीके से सज़ा दी जाएगी, ये उसका एग्जाम्पल बनाया जाएगा। लेकिन जब तक ये रेस्क्यू का अमल हो रहा है, इसमें जिस तरह से वो जो पुदक रहे थे लोग, बड़ा अफसोस हुआ देखकर। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जी शऊर बाशऊर शहरी को ये देखकर खुशी हुई होगी कि वहाँ सिसकियाँ हैं, आहें हैं, और यहाँ आप उस पर आके सोच रहे हैं कि हम अपनी भी रोटी पका लें। वेरी सैड, आई कैन ओनली से कि इट वॉज वेरी सैड। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस अमल पर। बहुत आपने अच्छी बात की, मैंने इसी तरह की बात की। मैं आपके तवज्जुह से यही वज़ीर आज़म साहब जो कि इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट एक फोरम पर हैं, वो भी एक बहुत ही हमारे लिए एक कंसर्न है वो सारी सिचुएशन के ऊपर। बिल्कुल इस तरह की बात कहना 18वीं तरमीम के हवाले से ये काबिल मज़म्मत है। 18वीं तरमीम है क्या, पहले इनको समझाएं। अगर आप 18वीं तरमीम को समझते ही नहीं तो माना आप सूबों की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते। 18वीं तरमीम
सूबों को इख्तियारात देने के हवाले से एक लैंडमार्क अचीवमेंट है पाकिस्तान की। ये जो तासुर दिया जाता है ना कि जी सूबों को ये दे दिया, मसला हो गया, ये दे दिया, भाई ये सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। ये कहानी दूसरे साइड से नहीं चलती है। आप अगर अपने अवाम को मजबूत करेंगे जो इन सूबों में रहती हैं, तभी आपका वफाक फलेगा, फूलेगा, मजबूत होगा। ये तासुर ही गलत है। और ये वही बात है ना, दिल का चोर बाहर आता है और वो चोर की दाढ़ी में तिनका बाहर आता है। लेकिन इस वक्त इतने तिनके बाहर आए हैं इस मौके पे कि वो झाड़ू बन गया है पूरा। इतने चोर के तिनके जो दाढ़ी में तिनके थे इतने बाहर आए, तो बहुत अफसोसनाक बात है। और ये जो ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं ना, इनको जनरल ज़िया का आइन और जनरल मुशर्रफ का आइन प्यारा है। ये आप जानते हैं, ये मुख्तलिफ अदवार के लोग हैं, तो फिर ये बता रहे हैं कि हम अभी भी जमहूरी नहीं हुए। हम सिर्फ जमहूरियत का नारा लगाते हैं, बाकी हम कोई जमहूरी नहीं है। क्योंकि जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप लोगों को एम्पावर करें, लोगों को मजबूत करें, सूबों में रहने वाले अवाम को मजबूत करें, उनके पास सिस्टम जाए, वो यहाँ ना आए आपसे रोते पीटते मदद मांगने। और अगर किसी ने, मेरा ख्याल है कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशन की मदद पर भी बड़ा बात की है। अरे भाई, जब आफतें आती हैं, चाहे वो कुदरती हो, चाहे वो इस तरह की हो, तो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं मदद के लिए। पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में स्टेट के इंस्टीट्यूशंस मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसको जो रंग दिया गया वो भी वफाकी वजीर की तरफ से काबिल अफसोस है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर वही है ना कि हम अपने ज़र्फ से सोचते हैं, वो अपनी सोच का इजहार करते हैं। देखिए, हमारी नॉलेज में ये बात नहीं है। बहुत सारी क़यास आराइयाँ ज़रूर हो रही हैं। ये क़यास आराइयाँ पिछली आइनी तरमीम से कबल भी हो रही थी और बार बार हम इनको क्लियर कर रहे थे आपके साथ। फिर आपने देखा कि सूबों के इख्तियारात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही चेयरमैन ने जो प्रपोजल्स थे वज़ीर आज़म साहब के, वो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे सबसे पहले डाले, और वही एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह थे जिन्होंने कौम को एतमाद में लिया, क्योंकि इसमें सूबों के इख्तियारात का बहुत बड़ा एक इशू था। NFC अवार्ड में सूबों के शेयर का इशू था, सूबों को दिए गए सब्जेक्ट्स का इशू था, और दीगर भी चीज़ें उन्होंने मेंशन की। हमारे लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी वो वफाकी आइनी अदालत का क़याम था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक अधूरा एजेंडा आइटम था, और लिहाजा हमारे लिए वो एक जो है पॉइंट ऑफ, एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन जो दीगर लवाजमात थे या दीगर उसमें चीज़ें थी, उस पर हमें ज़रूरी थी कि हम उसको डिस्कस करें विद इन पार्टी, जो हमारा एक तरीका है। मैं आज आपको, और आपको पता है, मेरा ये दावा नहीं है, मगर मैं आपको ये दोबारा कह दूं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जिसने ट्रांसपेरेंटली पिछली जो अमेंडमेंट है उसके हवाले से लोगों को और अपनी पार्टी को एतमाद में लिया, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। अगर कोई पार्टी है जिसने शफाफियत से इस पर डिस्कशन की, ट्रांसपेरेंटली की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, 2 रोज़ा इजलास बुला के, और दोनों दिन इजलास के अख्ताम पर चेयरमैन साहब ने खुद इतने हसास मामले को उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया मीडिया को। तो आज भी अगर कोई आइंदा आने वाली अमेंडमेंट है और अगर उसमें कोई बातें की जा रही हैं, तो उससे पीपल्स पार्टी इस वक्त ला इल्म है। तो हमारे पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है। आपसे सुनते हैं, आप ही की ज़बानी सुनते हैं, और हम बार बार ये जवाब देते हैं कि जब हमें एतमाद में लिया जाएगा, मैं आपकी तवज्जुह से गुजारिश करूँगी हुकूमत से कि खुदारा बर वक्त आप एतमाद में लें और टाइम दें, क्योंकि हम शफाफियत पे बिलीव करते हैं। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों की वजह से सूबों के हुकूक को भी बचा लिया गया, उनका हिस्सा भी बचा लिया गया, और जो वफाकी आइनी अदालतें बनी या अदालत बनी
उसमें सूबों को बराबरी की नुमाइंदगी मिली, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सजेशन थी। जी आप अभी आए, इन्होंने पहले पूछा। जी भाई, हमारे पास तो बहुत मवाद है ना, सियासत करनी हो तो हमारे पास बहुत मवाद है। हम अगर बल्दिया की बात करना चाहें, उसके आपको पता है मेरे कॉलीग ने तो बता दिया था, सेक्टर इंचार्ज था, और सारी बातें आया हो गई थी, बोल्टन मार्केट में भी बातें आया हो गई थी। हमें अगर सियासत करनी होती तो हम ये बातें आपसे पहले आके कर रहे होते, लेकिन हमने जेन्युइनली लोगों को बचाना है, जेन्युइनली रेस्क्यू एफर्ट को इंटरप्ट नहीं होने देना, जेन्युइनली लोगों को कॉम्पनसेट करना है, उनके जख्मों को जो है वो ऐसे हवा पे नहीं छोड़ देना। तो आपकी बातें दुरुस्त है, आपका इशारा जिस जानिब जा रहा है वही है ना। वो मैं कल किसी से बात कर रही थी कि इट इज़ आयरॉनिक कि MQM ये बात कर रही है, ये जिस तरह के बयानात MQM दे रही है। क्या आपको MQM की हरकत का इल्म नहीं है? क्या आपको पता नहीं है कि ये आग लगाने में और आग बढ़ाने में और तकलीफ़ पहुंचाने में ये कितने बड़े माहिर हैं? आप जानते नहीं हैं। लेकिन बात ये है कि हमने ये जो अब ये मुर्दे हैं नहीं, क्योंकि ये इतना माजी का वाक़या नहीं है, लेकिन हम फिर भी समझते हैं कि हम नहीं चाहते, हम तलखियाँ नहीं चाहते। हाँ, अगर इस सिचुएशन में कोई ऐसे महरक़ात, कोई ऐसे अज़ाइम हैं, तो हम बिल्कुल सिंध हुकूमत से कहेंगे कि उन्हें बेनकाब करें, उन्हें भी बेनकाब करें, लाएं लोगों के आगे। जो बोल्टन मार्केट में निकला, जो बल्दिया टाउन में निकला, कहीं वो ताने बाने यहाँ ना मिल रहे हो, आप बताएं हमें, बहुत ज़रूरी है। जी बहन, वो कहाँ गए यासिर? जी अब 2 बहनें हैं मेरी, करना चाहिए ना, शायद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन थी वो भी सिंध असेंबली में पास की, तो मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकल शऊर हम रखते हैं, और हम समझते हैं कि उसी पॉलिटिकल सियासी शऊर का ये तकाजा है कि पाकिस्तान के आइन का दिफा किया जाए, पाकिस्तान के आइन का दिफा करते करते तमाम कवानीन का, और बिलखसूस वो जमात जिसने इस पाकिस्तान को मुतफ़िका आइन दिया, वो अपने आइनी हुकूक पर चुप नहीं रह सकती। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि कोई एजेंडा है जो ऐसे मौके पर भी सामने आ गया, वरना ऐसे मौके पर तो दुश्मन भी चुप ही रहते हैं। मतलब आपको पता है, हम सब इसी माशरे का हिस्सा हैं। हम अपने किसी मुखालिफ की भी तकलीफ़ में चुप रहते हैं, क्योंकि मुखालफत के भी वक्त आ जाता है करने का, लेकिन कोई एजेंडा ऐसा मालूम होता है कि है, और वो क्या एजेंडा है हम उससे जो है वो लाइल्म है, लेकिन इनकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा मैं कर सकती हूँ कि जब हम सब फोकस हैं एक अमल के ऊपर, आप फोकस हैं एक एजेंडा के ऊपर, ये अफसोसनाक बात है। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त बल्दियाती निज़ाम तो है सूबे में, लेकिन MQM का पार्लियामेंट में भी और उनका मुतालबा भी है आर्टिकल 140, उसके तहत सूबाई हुकूमतें या जो लोकल गवर्नमेंट से उनको मजीद स्ट्रेंथन किया जाए। तो आप समझते हैं कि ये बल्दियाती निज़ाम ठीक है? उनका देखिए नहीं, बल्दियाती निज़ाम अगर देखा जाए तो इस वक्त सिर्फ सिंध में राइज है, और सिंध में इलेक्शंस हुए हैं, और सिंध में कानून है। आप नज़र उठा के देख लें, मैं कहूँगी तो फिर कहेंगे जी आप टारगेट हमें कर रहे हैं। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप ही मुझे बता दें कि अगर इस मुल्क के एक और सूबे के अंदर बल्दियाती निज़ाम का कानून आया, तो वो कानून जो हमारी लीगल लेंस बताती है, वो कानून जो है उसमें जमहूरियत का अंसर कम नज़र आता है। ठीक है ना? जहां आप खड़े हैं यहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथी मर्तबा, बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर MQM को तकलीफ़ है तो वो पूरे पाकिस्तान की तकलीफ़ का इजहार कर, ना कि उस सूबे के बारे में जहाँ पर बल्दियाती निज़ाम भी है, बल्दियाती निज़ाम का कानून भी है, बल्दियाती नुमाइंदे अपना काम भी कर रहे हैं, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो UC हो, हर जगह सिंध के अंदर बल्दियाती निज़ाम और नुमाइंदगी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नहीं, वो उसने पहले सवाल किया था, मैं तो वैसे ही उसकी तरफ चली गई थी।